Hare Krishna, Mahesh Prabhu. Am I audible? Mahesh Rawat Prabhu ji. Okay, I hope am I audible and my slides are visible. Okay, thank you, Sneha. So I think my slides also must be visible to all of you. How to manage time effectively. So this is the topic for discussion today. If you know how to manage time, then I think almost all our problems will be solved and we will be always very peaceful and very happy. क्योंकि समय जो है, अगर हम समय को प्रॉपर यूज करते हैं, देन वी विल बी द बेस्ट पर्सन. समय को एक्टिवली यूज नहीं कर पाते, देन वी आर ऑलवेज लॉस्ट. जैसे मोस्टली स्टेट है, वेयर हैज द टाइम गॉन. एक्चुअली टाइम तो कहीं नहीं जाता. वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि हाउ डिड आई यूज माय टाइम. अदरवाइज टाइम जहाँ पे था वही है, लेकिन हम टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी द क्वेश्चन. इसी तरह से हम कई बार बोलते हैं कि इट वाज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, कि बिल्कुल समय की बर्बादी था. लेकिन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि मैंने इतना समय कैसे वेस्ट किया, कहाँ पे मैंने समय वेस्ट किया. जैसे हम बोलते हैं द टाइम जस्ट फ्लू पास्ट. टाइम कभी फ्लू पास्ट नहीं होता. वी वेस्ट आवर टाइम इन ए सच ए वे दैट वी डोंट नो टाइम हैज फ्लून पास्ट. तो इस तरह से वेयर हैज द डे गॉन, वी शुड नो डे हैज गॉन. तो दिन आता है, रात आती है, समय आता है, समय चला जाता है, बट वी डोंट नो हाउ द टाइम इज पासिंग. सो लाइफ इज सो फास्ट. हमें लगता है कि समय इतना तेजी से भागे जा रहा है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं. तो वेयर इज द प्रॉब्लम? So that we will try to understand today on the basis of Bhagavad Gita philosophy. So सबने रियलाइज किया होगा कि हम लाइफ में कई बार सोचते कि काश मेरे पास समय ज्यादा होता तो मैं ये भी कर पाता, मैं और ज्यादा एंजॉय कर पाता, मैं इधर उधर घूम पाता, बच्चों के साथ ज्यादा समय दे पाता. इस तरह के क्वेश्चंस हम अपने माइंड में काफी आते रहते हैं. और समय होता, मैं फैमिली के साथ और समय बिताता, ज्यादा घूमना फिरना, कहीं आउटिंग ज्यादा कर पाता और ज्यादा मैं पैसा कमा पाता. इस तरह से हमें लगता है कि समय की काफी कमी है. वी हैव वेरी लेस टाइम और बहुत कुछ हमें करने हो गया जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं. लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या लाइफ में 24 आवर्स से ऊपर कभी समय होगा? नहीं होगा. समय वही कभी 24 आवर्स रहेगा, लेकिन हमें उसको मैनेज कैसे करना है, दैट वी डोंट नो. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम समय नहीं होता, फिर हम क्या रहते हैं, बड़े टेंशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में रहते हैं. समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है. और समय ना होने की वजह से एक प्रोजेक्ट किया, फिर उसको पोस्टपोन किया, फिर नेक्स्ट को पोस्टपोन किया. तो इस तरह से हमारा प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. सो दैट इज आवर प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ. तो बेसिकली दो चीज होती है, एक होता है क्लॉक, दूसरा होता है कॉम्पस. तो दोनों में क्या फर्क है? जो क्लॉक होता है, क्लॉक हमें बताता है कि हमारा क्या आज की डेट में या इस वीक में या पूरे साल में कमिटमेंट्स क्या है, मुझे कितना है, मुझे क्या मेरे अपॉइंटमेंट्स है. जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं तो हमें पेशेंट का आइडिया होता है, आज इतने पेशेंट देखने हैं, आज इतने ऑपरेशन करने हैं, आज ये मीटिंग्स हैं, आज ये कॉन्फ्रेंस है. तो सारा दैट इज, दीज आर ऑल गोल्स, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल्स, एक्टिविटीज जो हम करते रहते हैं और उनको मैनेज करने का कोशिश करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज क्लॉक. लेकिन कंपास क्या होता है? कंपास का मतलब है कि हम कोई भी कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई पेशेंट देखना या कोई सर्जरी करना, उसका मेरा मकसद क्या है, या कोई कॉन्फ्रेंस में जाना या कॉन्फ्रेंस कराना, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट. सो दैट इज कंपास. इट गिव्स अस डायरेक्शन. तो जब तक हमारी लाइफ में डायरेक्शन ना हो, विजन ना हो, वैल्यूज ना हो, प्रिंसिपल्स ना हो, वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग. तो विदाउट कंपास जस्ट हम क्लॉक को देख नहीं, बस सुबह 8 बज गए, फिर रात के 10 बज गए, 12 बज गए, इस तरह से घड़ी देखते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि हम ये कर क्यों रहे हैं,
then there is a problem. So then we are not managing our life in a proper way. So that's why we should always know whatever I'm, मेरा करने का मकसद क्या है, what is my future vision, मेरी विजन है अगले 10 साल बाद क्या विजन है, ओवरऑल मेरी विजन क्या है, और उससे क्या मेरी वैल्यूज, क्या मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरा मिशन. सो दैट वी शुड नो. अगर हमें ये पता है देन वी कैन लीड आवर लाइफ इन ए परफेक्ट वे. तो जैसे हम देखते हैं कि पहले जमाने में, इवन आजकल भी कई तरह के जैसे लोग होते हैं जो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए किस तरह से सारी एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ लोग जैसे नोट्स, जैसे फर्स्ट जनरेशन के लोग थे, छोटी छोटी स्लिप्स रखते थे तो उसके ऊपर लिख लेते थे, है ना. आजकल भी काफी लोग करते हैं कि चलो मुझे आज ये काम करना है और ये दिन में मेरी सारी मीटिंग्स है, अपॉइंटमेंट. तो इस तरह का जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, इस तरह से सिंपल नोट्स और चेकलिस्ट बना लेते थे. दैट इज फर्स्ट जनरेशन. उसके बाद फिर सिस्टम चेंज हुआ, आ गई, है ना, कैलेंडर्स आ गए तो उसके अंदर फिर लिखना शुरू कर दिया तो थोड़ा और बेटर हो गया कि हमें क्या काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, फिर प्रॉपर शेड्यूल बनना शुरू हो गया. लेकिन उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आया उसके अंदर फिर फर्दर चेंज, उसके अंदर प्लानिंग और बढ़िया हो गया क्योंकि थोड़ा डिजिटल सिस्टम हो गया. तो फिर अब उसके बाद लोगों ने कुछ प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया. दैट इज थर्ड जनरेशन, जिसके अंदर आप प्रायोरिटी करने, मुझे आज पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. तो हमारे पास डिजिटल प्लानर है, इलेक्ट्रॉनिक सारा कुछ सिस्टम है, तो उससे यू कैन प्लान इन ए बेटर वे. थोड़ा सा वन कैन बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड. लेकिन जो फोर्थ जनरेशन जब सिस्टम आ गया, क्योंकि थर्ड जनरेशन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम प्रॉपर उसमें शेड्यूल नहीं कर पाते. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू. लेकिन फोर्थ जनरेशन जो है दैट इज द बेस्ट थिंग. तो उसके अंदर बेसिकली व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट का मतलब इट इज ए मिसनोमर. इट इज नॉट दैट वी शुड मैनेज द टाइम. वी मैनेज टाइम बिकॉज टाइम इज लॉर्ड हिमसेल्फ. भगवान का मैं समय हूँ, मैं काल हूँ. हम भगवान को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, 24 घंटे से 22-26 घंटे नहीं बना सकते. तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इट इज द फोर्थ जनरेशन कंसेप्ट, दैट इज मैनेजिंग आवरसेल्व्स. So because we are not organized, we are not managed in a perfect way, so that's why we feel time less है, time कम है. Otherwise अगर हमारा मैनेजमेंट परफेक्ट हो, हम अपने आप को प्रॉपर मैनेज करें, then there is no shortage of time. तो इसलिए satisfaction is a function of expectation as well as realization, and expectation and the satisfaction lies in our circle of influence. तो हमें कुछ भी करना है, सेटिस्फेक्शन अगर हमें मिलना है तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारी रिलेशन है, उस पर डिपेंड करेगा. तो जब हमें पता ही नहीं हमने अपने आप से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, करना क्या है, दैट वी डोंट नो, तो हाउ कैन वी बी सेटिस्फाइड. अगर हमारा कोई गोल होता है कि मुझे ये अचीव करना है तो वो अचीव हो गया, देन वी विल बी सेटिस्फाइड. लेकिन पता ही नहीं अचीव करना क्या है, अचीव किया उसके बाद नहीं और अचीव करना है, फिर उसके बाद और. तो गोल चेंज होते रहते हैं, लाइफ का सब कुछ चेंज होता रहता है, एंड अल्टीमेटली वी डोंट नो वेयर वी आर मूविंग. So because of that, we can never be feeling satisfied. So that is the main problem. So basically, we should know that we should manage ourselves in a proper way. So rather than focusing on things and the time, we should focus on preserving and enhancing relationships and on accomplishing the results in important maintaining P and PC balance. So that is the most important thing. That is P and PC. What is P and PC balance? So basically that means product and product capability balance. So that we should know what is that. अगर ये बैलेंस जान जाए कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैपेबिलिटी बैलेंस क्या है, then we will have not any issue. So what is product and product capability balance? तो जैसे ये मुर्गी है ना, मुर्गी एक सोने का अंडा देती है. अगर कोई व्यक्ति ये सोचे मैं इस मुर्गी से जितने भी अंडे हैं सारे एक ही बारी में निकाल दूं, है ना, ताकि फिर मुझे बार बार निकालना ना पड़े, दूसरा इसको मुझे खिलाना ना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ इसके पीछे वाले हिस्सा काट देता हूँ, उसके अंदर से हमेशा सोने निकलते रहेंगे, और आगे वाले हिस्से को मैं फेंक देता हूँ ताकि उसके अंदर मुझे कुछ खिलाना भी ना पड़े. तो बिना कुछ खिलाए मुझे सब कुछ मिलता रहेगा. अगर कोई ऐसा सोचे तो देन दैट इज ए फुलिश थॉट. ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा, प्रोडक्ट कब आएगा, जब प्रोडक्ट कैपेबिलिटी होगी. तो कैपेबिलिटी कब होगी, जब हम उसको नरिश करेंगे. तो अगर इसको हम कुछ खिलाएंगे तब इसका निकलेगा. तो बेसिकली प्रोडक्ट कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है प्रोडक्ट कैसा होगा. तो इसी तरह से हमारी कैपेबिलिटी क्या है कि जो हम करना चाहते हैं उसको कैसे क्वालिटी टेबल में उसको बना सकते हैं.
दैट वी शुड नो। तो अगर उसका बैलेंस होगा देन डेफिनेटली वी कैन मैनेज, रादर देन जस्ट ये सोचना कि मुझे सब कुछ मिल जाए बिना कुछ किए, कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। और हमें कुछ एक हमारे लाइफ के अंदर एसेट्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें इनको कैसे, जैसे फिजिकल एसेट्स हैं हमारे, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फन एसेट्स हैं, तो इनको हमें कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। अगर ये हमें तीनों चीज़ों का बैलेंस बनाना आ जाएगा देन वी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड। तो हमारी लाइफ के अंदर वेरी फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मोस्टली हमारा इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं, खासकर स्टूडेंट लाइफ के अंदर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भी होता है लेकिन लाइफ में दे आर इम्पॉर्टेंट। जैसे आजकल जो देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है ना, सोशलाइजिंग। तो फेसबुक जब हम बैठते हैं तो वी डोंट नो 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे कितने घंटे लगा दिए, nobody knows in a day how much time we are spending on socializing. So that socializing is very important, but हमारी लाइफ में उसको कितना इंपॉर्टेंस है, कितना होना चाहिए, दैट ऑलवेज नो। सो वी शुड ऑलवेज ड्रॉ ए लाइन, मुझे कितना समय उस पर लगाना। अदरवाइज हम देखेंगे आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे पीपल आर वेस्टिंग सो मच टाइम। दूसरा उससे होता क्या कि बिकॉज ऑफ दैट वी हैव वेरी लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। हमने जैसे कुछ एक चीज कर रहे हैं उसके बाद एक ध्यान हो जाएगा, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियसली वी बिकम मल्टीटास्कर्स, तो दैट लीड्स टू आवर पुअर क्वालिटी ऑफ थिंग्स। तो हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए वेदर आई एम एबल टू गिव क्वालिटी टू माय वर्क और नॉट। अगर हम क्वालिटी से कुछ नहीं कर रहे देन इट इज ऑफ नो यूज एट ऑल। तो नो वन एल्स कैन मैनेज माय वर्क इफ आई एम एब्सेंट। अगर हम जैसे जॉब में प्रोफेशन में रहते हैं तो हमें अगर ये सोचे कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, विदाउट डेलीगेशन एनीथिंग टू एनीवन, तो उससे क्या होगा, हम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जैसा और कोई नहीं कर सकता। तो उससे क्या होगा, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, तो बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग डिलेड। तो हमें करना चाहिए कि हमें सब कुछ डेलीगेट करने आना चाहिए, खासकर जो प्रोफेशंस में है, जिनको जिनके नीचे बहुत सारे लोग हैं। इवन फैमिली के अंदर भी हम कुछ भी करते हैं कि बच्चों को क्या देना है, उनको कैसे इन्वॉल्व करना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली एवरीथिंग कैन बी डन इन बेस्ट वे, और टाइम का कोई शॉर्टेज नहीं रहेगा। अगर हम सोचे कि सब कुछ नहीं मुझे ही करना, मैं ही कर सकूँ, तो हमें कभी टाइम पूरा लगेगा नहीं। और फिर कौन सा काम कब करना है दैट वी डोंट नो। इनडिसिजिवनेस, हर चीज को पोस्टपोन करना, जैसे कुछ लिस्ट बना लिया लेकिन उसमें 2 काम किए 6 छोड़ दिए, फिर अगले दिन 8 की लिस्ट बना, फिर 2 किए 4 छोड़ दिए। तो इस तरह से मतलब होना, दैट आल्सो वी कैन से कि इसमें हमारा टाइम ठीक नहीं होता। और फिर हमें हर चीज को यस भी नहीं करना चाहिए, जैसे किसी ने कुछ बोला से कि वी शुड नो व्हेन टू से नो आल्सो, है ना। कुछ चीजें हम करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हमारे रियलिस्टिक टारगेट गोल डेडलाइन क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम कुछ, हमें अपनी कैपेबिलिटीज और हमें अपना पता होना चाहिए कि हाउ मच आई कैन डू, देन आल्सो विल नॉट फ्रस्ट्रेटेड। तो कई बार हम कई सारे शुरू कर देते हैं साइमल्टेनियसली, भी ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और फिर कुछ अनवांटेड कॉलर्स विजिटर, है ना, दैट इज आल्सो अगेन प्रॉब्लम। तो दैट आल्सो बिकम्स वन ऑफ द वेस्टेज टाइम वेस्टर्स। सो मेसी एनवायरनमेंट, हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं एवरीथिंग वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी टाइडी, तो उससे हमारा समय बचता है। जैसे कई बार हमें कोई फाइल कुछ भी चाहिए, हमें पता ही नहीं रखी कहाँ पे है, देन वी आर वेस्टिंग टाइम। तो कई बार टू मच माइक्रो मैनेजमेंट डाटा वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। सो हमें मैनेजमेंट होना चाहिए, हर चीज का प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो इनसे हमारा काफी समय वेस्ट होता है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से इन चीजों को मैनेज नहीं करते हैं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम पर्सनली वी शुड बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, मैसी हमें नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए कि मेरे लाइफ में क्या गोल है, मुझे क्या करना है, मेरी क्या प्रायोरिटीज है, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हमें क्लैरिटी होगा देन वी विल नॉट बी वेस्टिंग आवर टाइम, देन टाइम मैनेजमेंट विल बी मच मच बेटर। और वी शुड बी वेरी क्लियर हु कैन हेल्प मी एंड हु कैन नॉट हेल्प मी। कई बार हम सोचते हैं कि
हम उसको काम देंगे, वो हमारा हेल्प कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने भी काम नहीं किया और आपने भी नहीं किया, so that then becomes a big problem. So we should know whom to delegate and whom not to delegate. So now is the most important area which I'm going to discuss. This was just basic thing about time, हम कैसे वेस्ट करते हैं. अब हमारी लाइफ के अंदर एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ. अगर हम इस मैट्रिक्स को समझ लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि हम टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और उसके रीजन क्या है. तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो इन हमें 4 क्वाड्रेंट्स को समझना है. तो ये चार क्वाड्रेंट्स हमारी लाइफ के अंदर क्या है. तो जैसे कोई भी काम हम करते हैं या करेंगे या करते रहते हैं, तो 2 चीज हमें याद करनी है, एक तो इम्पोर्टेंट, दूसरा अर्जेंट. फिर अर्जेंट का अपोजिट हो गया नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का अपोजिट हो गया नॉट इम्पोर्टेंट. तो इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो कुछ एक एक्टिविटीज होती हैं जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और कुछ एक्टिविटीज हैं वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है. कुछ एक्टिविटीज होती है जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, और कुछ होती है ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है. अगर हमें ये समझ आ जाए कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह की है, देन वी कैन मैनेज आवर टाइम इन ए बेस्ट वे. तो व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, तो हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो इनसे हमें समझ आ जाएगा कि हमें किस एक्टिविटी ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस एक्टिविटीज पे फोकस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किस एक्टिविटी पे हमें फोकस बाद में भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो एंड दे आर वेरी अर्जेंट आल्सो. इसका एग्जांपल है जैसे फिजिकली हम लेते हैं. फिजिकली जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो उसके अंदर कोई वेट कर सकता है? नहीं, कोई नहीं, अभी थोड़ा बाद में इलाज कर लेंगे. तो दैट इज एन emergency, that is a urgent situation and it is the most important situation. तो जब भी ये सिचुएशन आएगा तो दिस क्वाड्रेंट इज आल्सो कॉल्ड एज क्राइसिस क्वाड्रेंट. तो मतलब यहाँ सारा कुछ क्राइसिस वाला होता है. जो कुछ क्राइसिस वाला होता है वो अर्जेंट भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है. जैसे हार्ट अटैक जैसे ही होगा उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल. इसी तरह से कुछ जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें करने होते हैं, काम करने होते हैं लाइफ के अंदर जो टाइम बाउंड है, जैसे बच्चों के एग्जाम है, उनका एंट्रेंस एग्जाम है ना, तो उसके अंदर मान लो महीना रह गया, तो हम ये नहीं कह सकते नहीं मैं बाद में पढ़ूंगा. वो आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको आपको करना ही पड़ेगा. उस टाइम आपको सब कुछ छोड़ के उसी पे फोकस करना पड़ेगा. इसी तरह जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में रुक गई, खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कोई नहीं गाड़ी को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं. नहीं, हमें इमीडिएटली कॉल करना पड़ेगा, गाड़ी को ठीक कराना पड़ेगा और गाड़ी को ठीक करा के लाना पड़ेगा. तो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है. तो कई हमारी मीटिंग्स होते हैं टाइम बाउंड, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोफेशन, फॉर आवर जॉब. तो ये जो होते हैं सारे क्राइसिस, मतलब ये सिचुएशन है जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, इनको तो आपको करना ही है. ठीक है. सो इसके अंदर हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है. तो ये जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वो हमें एज सच इमीडिएटली करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर अर्जेंट आल्सो. अब जो इंपॉर्टेंट जो क्वाड्रेंट आता है दैट इज दिस क्वाड्रेंट वेयर थिंग्स आर नॉट अर्जेंट बट दे आर इंपॉर्टेंट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें जो 4 क्वाड्रेंट है उन 4 क्वाड्रेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, इसको समझना है. अगर हमारा क्वाड्रेंट 2 हमारा ठीक चल रहा है तो देन वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ. तो हमें टाइम मैनेजमेंट लाइफ के अंदर कभी कोई टाइम का इशू नहीं आएगा. तो मोस्टली होता क्या है कि हम टाइप जिस क्वाड्रेंट 2 के अंदर वीक होते हैं, इस पे काम नहीं करते हैं. इसकी वजह से हमारा सारा का सारा काम कहाँ पे आता है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर. अगर हमारा क्वाड्रेंट 2 ठीक हो तो हमारे क्वाड्रेंट 1 की जो एक्टिविटीज वो ऑलमोस्ट निल हो जाएंगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेंट 2 का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट 2 का मतलब है कि हमें सब कुछ प्लान करना है. एवरीथिंग शुड बी वेरी वेल प्लान्ड. तो प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी आएगी. क्वाड्रेंट 1 में क्या था, इमीडिएटली आपको सोचने का समय ही नहीं है ना प्लानिंग का समय है. अब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है वो प्लानिंग थोड़ी करेगा, कोई नहीं मैं 2 घंटे बाद एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, फिर उसके बाद ड्राइवर आएगा, गाड़ी आएगा, फिर हॉस्पिटल सोचूंगा कौन सी हॉस्पिटल जाऊँ. नहीं, उसके पास समय ही नहीं है प्लान करने का, उसको इमीडिएटली रश करना है, 1 मिनट भी सोचने का नहीं है. तो रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा. तो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट क्वालिटी, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट, बट उसको वो काम करना ही है. दैट इज द क्राइसिस क्वाड्रेंट. लेकिन जो क्वालिटी वाला क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्योंकि अर्जेंट नहीं है इसलिए हमारे पास अभी टाइम है. तो हमें फ्यूचर में प्लान करना है कि मान लो
6 महीने बाद या अगले 1 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर, अगले 10 साल के अंदर मुझे लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, मुझे क्या क्या करना है। तो कुछ इमीडिएट गोल हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाने पड़ते हैं। तो जब गोल बनाते हैं तो उनके लिए फिर हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, तो इसलिए मैं इनके लिए प्लान करूंगा। तो जो हमारी लाइफ में अगर इंपॉर्टेंट है उसके लिए अगर हम प्लानिंग करेंगे तो वो काम कैसा होगा, बढ़िया होगा, क्वालिटी उसके अंदर आएगी। जैसे हमें मान लो हमें लगता है कि मुझे बॉडी को फिट रखना है ताकि मैं काम बढ़िया से कर सकूं, तो हमें नेचुरली रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं ठीक है, जब मर्जी जो मर्जी खा लिया, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, इसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड हैबिट्स, जैसे हमने हैबिट्स में डिस्कस किया था। तो हमारा लाइफ अगर अनरेगुलेटेड है तो क्या होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। हेल्थ जैसी खराब होगी तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर। फिर एकदम क्राइसिस, कुछ ना कुछ डिजीज होगा, कुछ ना कुछ बीमारी होगा, फिर हम एकदम दौड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई गाड़ियां हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी कार खरीदता है, अगर उसका रेगुलर बेसिस पे सर्विस कराता है तो उसको बहुत रेयर उसको प्रॉब्लम आएगी, उसकी गाड़ी को कभी भी चलते चलते अचानक गाड़ी की रुक गई या ब्रेक डाउन हो गया, बहुत रेयर। ऐसा मोस्टली नहीं होगा अगर उसको रेगुलर वे में मेंटेन करके रखता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति गाड़ी की सर्विस कराता ही नहीं है, जैसे मर्जी उसको पेलता है, जहां मर्जी चलाता है, और कोई सर्विस नहीं कराता, कोई ऑयल नहीं डालता, तो क्या होगा, कभी भी गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, क्वाड्रेंट 1 के अंदर आ जाएगा। सडनली उसका प्लान वे में कहीं जाने का इरादा है, एक रास्ते में गाड़ी खराब होगी, अब क्या हो गया, क्वाड्रेंट 1 क्राइसिस हो गया। तो मुझे एकदम जो मीटिंग वीटिंग कहीं भी जाना है वो तो होगा नहीं, साथ में मुझे उसको जो सर्विस इंजीनियर उनको भी बुलाना पड़ेगा, गाड़ी को ठीक कराना पड़ेगा, पैसा जेब में है कि नहीं वो भी लगाना पड़ेगा। तो एवरीथिंग्स बिकम वेरी पैनिकी, वेरी क्राइसिस सिचुएशन। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसने प्लानिंग नहीं किया। गाड़ी के लिए मुझे प्लान करना चाहिए था कि मुझे रेगुलर सर्विस करना है, मेंटेन करना है। इसी तरह से बॉडी को हमें प्रॉपर मेंटेन करना है, उसको हेल्थ का ध्यान रखना है। तो हमें कभी एकदम अचानक प्रॉब्लम आने का पॉसिबिलिटी आ सकता है फिर भी, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगा। तो इसलिए जो चीजें अर्जेंट नहीं है, तो हमारी लाइफ के अंदर मोस्टली सारे इसी तरह की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको हमें प्लान करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके एग्जाम होना है ना, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्लान होना चाहिए कि मेरा 1 साल बाद एग्जाम है, तो उससे 1 साल के अंदर मुझे कैसे कैसे पढ़ना है, इनिशियली क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, लास्ट का जो 1 महीना है उसमें मुझे कैसे पढ़ना है। मान लो कोई पूरा 1 साल कुछ 10 महीने पढ़ता ही नहीं है, लास्ट के 2 महीने आ गए, अब उसको एकदम सारा सिलेबस देखेगा, सारा पढ़ाई करना है, तो क्या होगा, तो फॉर देम इट विल बिकम क्वाड्रेंट 1। अब उसके बाद सोचने का समय नहीं है, प्लान करनी है, अब तो जल्दी से जल्दी जैसे करना है कर दो, फटाफट सारा पढ़ दो। उसका रिजल्ट क्या होगा, इट मे नॉट बी क्वालिटी रिजल्ट, क्योंकि उसने पहले 10 महीने कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेंट है, दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट। और इससे ये बेसिकली इसे प्रिवेंटिव, हम यहाँ पे हर चीज, हर प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो जो हमारे जैसे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ हमारा जो रिलेशन धीरे धीरे उसको बनाते रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो वी विल रिमेन पीस, कूल, काम, और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम किसी से कोई रिलेशन बनाए नहीं आज तक, किसी को जानते ही नहीं, तो हमारा ना तो कोई काम होगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें कोई जानता ही नहीं है, डोंट हैव एनी रिलेशन, तो क्या होगा, हम एकदम पैनिक हो जाएंगे, भी कैसे करें, कोई हमारी हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि किसको जानते ही नहीं है। तो हमारा जो लाइफ कैसे होना चाहिए कि हमें लोगों से कैसे, अच्छे लोगों को पहचानना आना चाहिए, उनसे कैसे फ्रेंड्स बनाना चाहिए, कौन मेरी हेल्प कर सकता है क्राइसिस के अंदर। तो ये सारा हमें धीरे धीरे करते रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग, मेरे नेबर कौन से अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स कौन से अच्छे हैं, जॉब में मेरा कौन हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह से लाइफ के अंदर रिक्रिएशन, मुझे एंटरटेनमेंट करना है या आउटिंग करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, इट शुड बी प्लान। ये नहीं सडन जैसे क्राइसिस हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, चलो घूमने चलते हैं, फिर कुछ प्लान नहीं, कुछ नहीं, जहां मर्जी चलो वहीं जाके बुकिंग कर लेंगे। ऐसा करेंगे क्या होगा, होटल अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो दिल बी प्रॉब्लम, कहीं भी जाके फंस सकते हैं, गलत जगह भी फंस सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज प्लान होनी, मुझे 1 साल बढ़िया से काम करना है, उसके बाद मुझे घूमने भी जाना है, तो देन दैट विल बी द बेस्ट प्लान। तो हर चीज में क्वालिटी का हमें सोचना चाहिए कि मुझे कुछ भी करना है, जॉब में, घर में, फैमिली फ्रंट में, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। सुबह, रात को जब हम सोते हैं तो नेक्स्ट डे हमें पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे कल सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, सोने से पहले मेरी क्या क्या एक्टिविटीज हुई। तो ये उसी दिन का, इसी तरह से अगले पूरे वीक में क्या करना है, पूरे महीने मुझे क्या करना है। तो अगर हम इस तरह से जो जो हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका पूरा प्लान करते हैं, क्योंकि वो सारे अर्जेंट नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर में सारी जरूरी है, करनी पड़ेंगी, तो उनको इनिशियल स्टेज से प्लान करेंगे, तो देन एवरीथिंग विल बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन। तो मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो टोटली क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4,
दीज आर आवर टोटली टाइम वेस्टर थिंग्स। तो हम सबसे ज्यादा समय अगर आप देखोगे इन्हीं में बर्बाद करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, समय कहाँ चला गया, समय भागता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा समय इन चीजों में जाता है। तो व्हाट इज दिस क्वाड्रेंट थ्री? क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, धोखा, धोखे वाला, जहाँ पे हमें सारा धोखा ही मिलता है कि समय अपने आप भागता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अननेसेसरी टेलीफोन्स के अंदर, मोबाइल के अंदर, या वैसे फोन कॉल करते रहना या सुनते रहना सारा दिन। दैट कुड बी व्हाट्सएप मैसेज आल्सो, दैट कुड बी इंस्टाग्राम, फेसबुक। हम अगर सारा कुछ उन्हीं के अंदर लगे हुए हैं क्योंकि ये हमें क्या लगता है अर्जेंट है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए किसी फ्रेंड्स को सारा दिन व्हाट्सएप देखना या फेसबुक देखते रहना, इज इट अर्जेंट? लेकिन हमें लगता नहीं ये तो बहुत अर्जेंट है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोगों से सोशलाइज कैसे होंगे, फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन होएगी, वो क्या सोचेगा मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो हम ये अगर सोचते रहते हैं तो इसको अर्जेंट समझते हैं, जबकि ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमें लगता है कि दे आर अर्जेंट बट एक्चुअली दे आर नॉट अर्जेंट। हमें इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, इनको हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मान लो कोई गेस्ट आपके घर आ गया, ठीक है, अब वो नेचुरली अर्जेंट है, हम उसको गेस्ट को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे तो उसको देखभाल करना पड़ेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक्चुअली दैट इज बिकम आवर वेस्टेज, क्योंकि हमें अगर प्लान वे में कोई आएगा तो हम अपना प्लान कर लेंगे कि मुझे ऐसे इसको मैनेज करना है। लेकिन कोई अचानक आएगा तो क्या होगा, हमें अपना जो भी काम प्लान था उसको छोड़ के इस अनप्लान काम को करना पड़ेगा। सो देन दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। इस तरह से कई सारी, हम जैसे जैसे हमें मान लो मूवी देखना अच्छा लगता है ना, या बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो दीज आर लाइक पॉपुलर एक्टिविटीज जो हमें अच्छी लगती है। तो कई बार हम उनमें बहुत ज्यादा मोर देन रिक्वायर्ड समय लगाते हैं। तो दीज थिंग शुड कम इन पॉइंट नंबर टू, जहाँ पे मैं सोचना चाहिए कि मुझे साल में कितना इन चीजों में समय लगाना है, कितना मुझे फेसबुक, कितना उसमें आधा घंटा घंटा कितना लगाना है, दैट वी शुड नो। क्योंकि ये चीजें हमें लगता है कि अर्जेंट है, लगता है कि अर्जेंट है कि होनी चाहिए लाइफ के अंदर, लेकिन दे आर नॉट दैट अर्जेंट एंड दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। और ये चीजें बिल्कुल यूजलेस है, जो कि अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। हालांकि गेस्ट होना, फेसबुक देखना, ये सारा ठीक है, जरूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ भी ऐसे छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी सारा दिन टीवी लगा के कुछ लोग देखते रहते हैं, है ना, सारा दिन मूवी देखते रहते हैं। तो ये क्या टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। कई लोग न्यूज पेपर उठाते हैं, उसको 3-3 घंटे पढ़ते रहते हैं, या नॉवल उठाया उसमें लगते रहते हैं क्योंकि उनको ये प्लेजेंट लगता है। इसी तरह से मेल देखना शुरू किया तो सारे हर तरह की मेल पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेल है देखना चाहिए, जो अनइम्पोर्टेंट है वी कैन जस्ट लीव द मैसेज। तो ये सारा क्या है, टाइम वेस्टर्स। कुछ लोग जस्ट फ्रेंड्स के अंदर घंटों घंटों फोन पे लगे रहते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर हम इन क्वाड्रेंट 3 और 4 को मैनेज कर लें कि ये हमारे लाइफ के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दे शुड बी डन, बट इन ए प्रॉपर वे, जितना उनकी हमारी लाइफ के अंदर जरूरत है। तो फिर क्या होगा, हमारा सारा का सारा समय कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। हम हर चीज़ को प्लान करेंगे, हर चीज़ को प्लान करके उसको प्रॉपर टाइम पे करेंगे, तो फिर हमारा कोई भी सिचुएशन क्राइसिस में कन्वर्ट नहीं होगा। हमें पढ़ाई करनी है तो दिक्कत नहीं होगी, हमें अपना जॉब करना है, मैनेजमेंट करना है, पेशेंट देखने हैं, कुछ भी होगा तो सब कुछ एवरीथिंग इज प्लान। कॉन्फ्रेंस में जाना है, कुछ रिसर्च पब्लिश करना है, कुछ करना है, एवरीथिंग इज वेल प्लान। मुझे इस साल क्या करना है, तो सारा प्लान होगा, तो कभी यहाँ पे हम नहीं फंसेंगे। तो दैट इज द थिंग कि हमें हर चीज को क्या सोचना चाहिए कि इट शुड बी वेरी वेल प्लान। दैट इज क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। तो क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको हमें लाइफ के अंदर उतारना चाहिए। उसके बाद हमें बार बार अपने आप से ये पूछना चाहिए, व्हाट इज द वन एक्टिविटी दैट यू नो इफ यू डिड सुपरबली वेल एंड कंसिस्टेंटली वुड हैव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट इन योर पर्सनल लाइफ। व्हाट इज द वन एक्टिविटी दैट यू नो इफ यू डिड सुपरबली वेल एंड कंसिस्टेंटली योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसी कौन सी चीजें हमें इनके बारे में अगर पूछा जाए कि जिसकी वजह से मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो उन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो जैसे इनके लोगों से इंटरव्यू के बाद लोगों की रिसर्च क्या कहती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो जैसे ही मैंने अपना लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाया तो मुझे काफ़ी पर्सनल लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरा, जैसे मैंने कुछ भी काम करना है उस जब से मैंने अच्छा प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया तो भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब से मैंने प्रोजेक्ट्स अपने बेटर प्लानिंग के साथ किए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ऑर्गेनाइज करके किए, तो मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगे। अपना हेल्थ का जब से मैं ध्यान रखना शुरू किया तो मुझे काफ़ी लाइफ के अंदर सेटिस्फेक्शन मिला। सीजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर हम देखें ध्यान से तो उसके अंदर सारा कुल मिला के ये आता है कि हम हर चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं और प्लानिंग के साथ कर रहे हैं।
तो अगर हम इस तरह से करते हैं देन डेफिनेटली वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वी विल नॉट बी इन क्योस। तो हमें कभी लाइफ में ये नहीं लगेगा कि मेरे पास समय की कमी है, तो हमारा समय कैसा होगा, बहुत अच्छी तरह से जाएगा। इसलिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बेसिकली लाइज इन स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम इन कोऑर्डिनेट टू एक्टिविटीज विच आर इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। लेकिन हमारा मोस्टली टाइम किसमें आता है, जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, क्योंकि हर चीज को हम क्राइसिस में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले कुछ करते नहीं बिकॉज ऑफ लेजीनेस। तो लेकिन एंड टाइम पे बिल्कुल जब समय आ जाता है फिर हम एकदम करना शुरू करते हैं, देन वी आर इन ए बिग स्ट्रेस भी, कैसे होगा कैसे होगा, देन वी बिकम वेरी पैनिकी आल्सो। तो वी शुड नो विच आर द थिंग्स कि जिनको हमें सबसे पहले करना चाहिए और किन को हमें बाद में करना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एनोलॉजी, बहुत ही सुंदर एनोलॉजी है, तो इससे हमें समझ आ जाता है कि हमारी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी चाहिए। तो जैसे कि ये पिक्चर है, जार है, इसके अंदर हमें कुछ पत्थर भी है, बड़े भी छोटे पत्थर भी है, और रेत भी है, और बहुत छोटे छोटे कंकड़ भी हैं। इन सब को हमने इस जार के अंदर भरना है, और थोड़ा पानी भी है उसके बाद, तो सारा हम इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो अगर किस तरह से डालें, कि पहले बड़े पत्थर डालें या पहले छोटे पत्थर डालें, जिससे कि सारा का सारा उसके अंदर समा जाए। अगर हम देखो, पहले अगर बड़े पत्थर डालते हैं फिर बाद में छोटी चीजें डालते हैं, तो क्या है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। लेकिन अगर हम उसका ऑर्डर उल्टा कर दें, पहले हम क्या करें, छोटे छोटे कंकर पत्थर रेता डालें, उसके बाद छोटे पत्थर डालें, फिर उससे बड़े पत्थर डालना शुरू करें, फिर जो सबसे बड़े पत्थर डालेंगे तो जगह ही नहीं होगी अंदर जाने की। ओके, लेकिन अगर उल्टा ऑर्डर किया था तो सबसे पहले बड़े पत्थर डाल दिए, फिर उसके अंदर छोटे पत्थर, उनकी जगह बन जाती है। फिर अगर हम रेत डालते हैं तो उसकी जगह भी अपने आप बन जाती है, वो भी चला जाता है। अब पानी डालेंगे तो वो तो चला ही जाएगा। लेकिन अगर हम बड़े पत्थर बाहर रख दें, पहले रेता पानी वो चीजें डालें, तो क्या होगा, बड़े पत्थर को डालने की जगह ही नहीं बनने वाली। तो ये बड़े पत्थर क्या है, तो इनको बोला गया बिग रॉक्स। तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारी लाइफ के अंदर what are the big rocks, what are the small rocks, then our life will be very very smooth। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बिग रॉक्स को पहले डाल देंगे जार में, तो बाकी सारी रॉक्स तो आ ही जाएंगी। लेकिन अगर पहले छोटी रॉक्स डालेंगे तो बड़ी रॉक्स बाहर ही रह जाएंगी। और यही हमारे साथ लाइफ के अंदर होता है कि हम जो छोटी रॉक्स उनको देखते रहते हैं, छोटी रॉक्स मतलब जो छोटे छोटे हमारे लाइफ के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते रहते हैं, जो बड़े हैं उनको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, जो बड़ी रॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो व्हाट आर दीज बिग रॉक्स? जस्ट अ मिनट। So now basically we have identified the problem कि हम जो बड़ी रॉक्स का नहीं पता, छोटी रॉक्स का नहीं पता, और दूसरा देयर आर सो मेनी टाइम वेस्टर्स। हमारा ज्यादा ध्यान रहता है क्वाड्रेंट वन के अंदर, क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर। तो अब हम जानेंगे कि हम कैसे हमेशा क्वाड्रेंट टू में रह सकते हैं और बिग रॉक्स क्या है, सो दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे वर्ल्ड के अंदर एवरीथिंग इज वेरी रिलेटिव, है ना, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है भगवान के अलावा। हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है दूसरे व्यक्ति को हो सकता है लगता है टोटली अनइम्पॉर्टेंट है ना। तो एवरीथिंग मे नॉट बी सेम फॉर एवरीवन। जैसे मान लो कोई चीज में बहुत सुंदर लग रही है, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है वो चीज अगली लगे, तो इट इज ए पर्सनल परसेप्शन। तो एवरी पर्सन इज ए डिफरेंट पर्सन। कोई चीज हमें लग रहा है बहुत गर्म है, दूसरे को लगता है हो सकता है ठंडा लग रहा है उसको।
तो जैसे किसी को बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं मुझे तो नहीं लग रही। तो बेसिकली क्या है कि एवरीथिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन ओपिनियन। सो हमारी जो ओपिनियन बनती है, हमारा जो परसेप्शन बनता है, वो सारा डिपेंड करता है हमारी पर्सनल फीलिंग कैसी है, पर्सनल परसेप्शन कैसे है, और दूसरे कई सारी चीजें जो हमारे हमारे सारे डिसाइड करते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन होएगी कि नहीं होएगी। तो ऑल दिस थिंग्स दे चेंज आवर एवरीथिंग। तो उसके अंदर जैसे हमारे पर्सनल परसेप्शन दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हर चीज को मैं कैसे परसीव करता हूँ। जैसे कोई सिचुएशन है, तो कोई व्यक्ति उस सिचुएशन में बहुत ही पैनिक हो जाएगा। सेम सिचुएशन के अंदर दूसरा व्यक्ति कहेगा चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो कोई एक गाड़ी जा रही है ना, तो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो एक व्यक्ति होगा आराम से कूलली बाहर निकलेगा, कहेगा चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं, आपकी गलती भी नहीं है, मेरी गलती भी नहीं है, तो आराम से शांति से निकल जाएगा। दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है एकदम गोली निकालेगा कि तूने मेरी गाड़ी को टच कैसे किया, मेरी गाड़ी को ऐसे डेंट कैसे डाल दिया, तो उसको मार भी सकता है। जैसे आजकल हम रोड रेज के केस देखते हैं। तो बेसिकली सेम सिचुएशन में रिएक्शन टोटली डिफरेंट हो सकती है। तो वो क्यों होती है? बिकॉज हाउ वी परसीव द सिचुएशन। कईयों को बहुत ही प्रोवोकिंग सिचुएशन लग सकती है, कईयों को वो बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है ऐसा तो हो ही सकता है, कभी भी हो सकता है। तो वो सारा डिपेंड करता है हमारी कंडीशनिंग के ऊपर, कि हम किस तरह से, हमारा ब्रीडिंग कैसे हुआ है, हम किस तरह से बड़े हुए हैं, कैसे ग्रो हुए हैं, किस कल्चर में हम रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहा है, हमारी अप ब्रिंगिंग वो कैसे हुई है। तो अगर हम बिल्कुल ऐसी फैमिली से हुए जहाँ पे सब कुछ मोड ऑफ गुडनेस ही था, सब कुछ सतोगुणी है, सब कुछ करना, खाना पीना रहना, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट जो कि सतोगुण शास्त्रों के हिसाब से, तो हम बहुत कूल रहेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारा परसेप्शन और हमारी कंडीशनिंग ऐसे है कि बिल्कुल 24 आवर्स वी आर वेरी अग्रेसिव, हमेशा गुस्से के अंदर, पेरेंट्स भी गुस्से में, बच्चे भी गुस्से में, जॉब में भी गुस्से में, सब कुछ। तो अगर हम ऐसा होगा तो हमारा नेचर कैसा रहेगा? हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, तो कोई भी काम करेंगे गुस्से में करेंगे, और कुछ भी करेंगे तो हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो ऐसे कई लोग हम अपने ऑफिस में देख भी सकते हैं, है ना, दे आर वेरी, कुछ भी बात हो एकदम खाने को दौड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ मर्जी बोलो, कुछ देर में वेरी कूल एंड काम। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है? हमारा लाइफ स्टाइल कैसा रहा है। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ भी इनसे अफेक्टेड होते हैं। तो हम जिनके साथ एसोसिएट करते हैं, खासकर जॉब प्लेस में या इवन घर के अंदर भी, तो हमारा भी लाइफ स्टाइल वैसे बन जाता है। तो हमारा जैसे एसोसिएशन होगा, हम वैसे ही बनते हैं, और वैसे ही हमारा करेक्टर बन जाता है। अब जैसे मान लो क्वाड्रेंट 1 में कौन से लोग होंगे? इनको कोई प्लानिंग नहीं है, तो प्लानिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका शुरू से पैदा ऐसे हुए, उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा है, लोगों का एसोसिएशन ऐसा रहा है कि जो सब कुछ ऐसे इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे करना है, वैसे नहीं करना। बिकॉज दीज आर पीपल इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे मोस्टली जो रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जो क्वाड्रेंट 2 में कौन से होते हैं? जो सतोगुणी, आराम से कूल रहते हैं, क्वालिटी लाइफ होती है, सारा कुछ प्लान करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अंदर से भी खुश बाहर से भी खुश, किसी को तंग नहीं करते, खुद भी तंग नहीं होते। तो वो क्वाड्रेंट 2 वाले होते हैं हमेशा, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी प्लान, वेरी वेल प्लान। और 3 4 तो टोटली तमोगुणी, उनका काम क्या है? जस्ट टाइम वेस्ट करना, मूवी देखना, इधर करना, जस्ट जो भी वेस्टेज वाले टाइम वेस्ट वाले काम है उनमें लगे रहना। फिर अचानक क्या होगा? उनको कुछ काम होगा तो एकदम सीधा क्वाड्रेंट 1 के अंदर आएंगे, क्राइसिस के अंदर। उससे पहले वो सोते रहेंगे और सारा कुछ प्लान करते रहेंगे, चलो अभी पोस्टपोन करते रहेंगे, अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब करने का समय आएगा तो फिर एकदम कर नहीं पाएंगे। तो दैट इज द सिचुएशन। तो लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता हमें क्या लेसन देती है टाइम मैनेजमेंट के बारे में? तो भगवत गीता में कहते हैं कि हमें सारी एक्टिविटीज को बहुत तरीके से सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, किस तरह की इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसका पर्पज सिर्फ काम करना ही नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे आज ही हम एक स्टोरी सुन रहे थे, तो काफी अच्छी रेलिवेंट है इसके लिए। उसमें हमें एक हमारे सन्यासी बता रहे थे कि जैसे हमारी जो लाइफ है, एक्चुअल में हम 25 से 30 साल कह सकते हैं, जैसे वो कहते हैं 40 साल हमारी क्वालिटी लाइफ होती है। क्वालिटी का मतलब जिस समय हम पढ़ाई करते हैं और एजुकेशन लेते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी नहीं होती। लेकिन उसके बाद की जो लाइफ होती है, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जस्ट ऐसे एक स्टोरी फॉर्म में समझाने के हिसाब से वो कह रहे थे कि जैसे जो इनिशियल हमारे 40 साल दे आर बेस्ट, जो हमें भगवान ने दिए। लेकिन जब भगवान सबके, ब्रह्मा जी सबको जब लाइफ दे रहे थे, तो सबको उन्होंने इक्वल लाइफ दे दी, सबको 40 40 साल, कहीं से ऊपर किसी को नहीं मिलेगी। इट इज जस्ट समझने के लिए स्टोरी, इट इज नॉट ए फैक्ट थिंग। उसमें बोला कि सबको 40 40 साल, तो फिर क्या होता है कि जो गधे होते हैं, तो अगेन इसको हमें जस्ट समझने के लिए इसको समझना है
अदरवाइज इट्स नॉट ए स्क्रिप्चुरल स्टोरी। उसमें जो गधा होता है वो गधा कहता है कि ब्रह्मा जी को, कहते हैं कि 40 साल तो बहुत ज्यादा है ना, तो 40 साल तो मेरे लिए, मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, तो मेरे मेरे लिए तो मुझे 40 नहीं चाहिए, तो प्लीज आप मेरी उम्र कम कर दो। तो उन्होंने कहा कितने कम करते, मेरी 50% घटा दो। ब्रह्मा जी कहते चलो आपकी 20 साल, तो गधे की 20 साल। तो फिर जो मनुष्य होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स, वो ब्रह्मा जी से बहुत कंप्लेन करते हैं भी सिर्फ 40 साल, इसमें से 25-30 साल तो हम जस्ट अपने डिग्रियां लेने में लगा देते हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 30-35 साल के बाद हमें जॉब मिलता है, तो 4-5 साल जॉब करके हमें क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है कि नहीं ये तो मतलब बहुत कम है, हमारी उम्र बड़ी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी वो ब्रह्मा जी को अप्रोच कर चुके होते हैं। तो जैसे ही जो ये गधे होते हैं वो कहते हैं मैं उम्र घटाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। तो हमारे पास अभी, मेरे पास ऑप्शन है कि कुछ एक्स्ट्रा आयु आ गई है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, तो अगर आपको चाहिए। तो ह्यूमन भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन जो उम्र है वो गधे वाली है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर करी है वो उम्र, तो अगर तुम्हें गधे वाली आयु चाहिए तो मैं दे देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, हमें कोई भी आयु चाहिए, हमें दे दो। तो वो ब्रह्मा जी उनको देते हैं, तो इसलिए 20 साल उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। पहले 40 दिए, फिर 60 जाती है। उसके बाद कई सालों, कुछ समय के बाद जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, वो कहते हैं कि हमें भी 40 साल नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल लाइफ है। इस मतलब सारी उम्र में बिल्कुल जहाँ भी जाओ वही दुत्कारता है, जहाँ पे कुछ हाथ लगाओ वही हमें खाने को दौड़ते हैं बिल्कुल, और मतलब बहुत गंदी लाइफ है, कोई खाने को दे नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो हमारी भी काम करते हैं। तो इस तरह से वो भी अपने 20 ईयर्स कम रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं तुम्हें अपनी लाइफ चाहिए, और वो कहते हैं हाँ और चाहिए। तो फिर उनको भी कहते हैं चलो लाइफ है, लेकिन कुत्ते की है, कहते कोई नहीं, लाइफ दो में किसी की भी हो चलेगी। तो फिर 20 ईयर जो कुत्ते वाली लाइफ होगी उनको देते हैं। तो इस तरह से उनकी उम्र पहले 40, फिर 60, फिर 80 होगी। उसके बाद फिर तीसरी आता है उल्लू। उल्लू कहता है भी मैं तो खुद दिन को मैं देख नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, रात को मुश्किल से कर पाता हूँ, तो मेरी लाइफ भी बहुत बेकार है, मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मेरे भी 20 साल घटा दो। तो फिर ह्यूमन बीइंग से पूछते तुम्हें और चाहिए, कहते हैं हाँ। कहते हैं उल्लू क्या, हाँ चले कोई भी चलेगी, मैं कोई भी, मैं तो बस उम्र होनी चाहिए हमारे पास, मैं तो उम्र बढ़ा दो, उससे मैं किसकी है उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं चलो ठीक है ले लो। तो 20 साल उसकी उल्लू की लाइफ। वो फिर बता रहे थे कि वही हमारा बिल्कुल फैक्ट यही है कि हम क्वालिटी को जानते ही नहीं भी, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। तुम्हारी जो क्वालिटी लाइफ एक्चुअल में तो 40 ही होती है। इनिशियल 20-30 जब हमने पढ़ाई करी, शुरू में थोड़ा बहुत जॉब किया, उसके बाद फिर जब मैरिज होगी, फिर हम उसके बाद जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। फिर वो कह रहे थे बिल्कुल हम जैसे गधा लगा रहता है 24 आवर्स, फिर हम गधों की तरह काम करते हैं, बस दिन से रात काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। और कोई समय नहीं है, ना फैमिली के लिए, ना बच्चों के लिए, ना फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए कोई समय है ही नहीं। जस्ट भाग दौड़ में लगे रहते हैं, भाग दौड़। तो ये कैसी लाइफ है, एक गधे की तरह, जैसे 20 ईयर्स था। उसके बाद जब ओल्ड हो जाते हैं, 60 साल के पहुंच जाते हैं, फिर हमारी लाइफ कैसी होती है, कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह क्यों, कुत्ते को क्या है, सिर्फ खाने को चाहिए। जैसे रिटायर्ड हो गए उसके बाद अगर कोई काम करना नहीं, कुछ सारे दिन घर बैठे रहना, खाते रहना कोई। और खासकर अगर जैसे आजकल ऐसे सिचुएशन भी हो गया कि बच्चे ठीक ना हो या खुद के पास ना हो, तो टोटली डिपेंडेंट अगर कोई हो, तो फिर उसकी हालत तो डेफिनेटली कुत्ते जैसी हो ही जानी है। तो उसको खाने को कुछ नहीं है, कोई देने वाला नहीं, घर वाले भी नहीं पूछते, तो जो भी आएगा उसको दूध करेगा। और उसके बाद तो फिर 80 के बाद तो रात को नींद आनी नहीं है, क्योंकि टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इतना लाइफ के अंदर, सो ही नहीं पाता, सारा जागता रहता है, जस्ट लाइक उल्लू की लाइफ। तो इसका कंक्लूजन क्या था इस स्टोरी का, तो इसका कंक्लूजन ये था कि एक्चुअल में हमारी जो पूरी लाइफ शुड बी ऑफ क्वालिटी लाइफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितनी एज है। तो एज कितने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ क्वालिटी वाली होनी चाहिए। तो क्वालिटी वाली लाइफ कैसी होगी, वो हमें भगवत गीता सिखाती है। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अगर जिसको ये पता हो कि मेरा लाइफ में आने का एम क्या है, तो वो तो सारी उम्र उसकी 40 का, उसकी 100 ईयर भी उसको कम पड़ेंगे क्वालिटी लाइफ बनाने के लिए। लेकिन जिसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, जस्ट उसको पता है कि मुझे जॉब करना है, पैसा कमाना है, फैमिली को खुश रखना है, खुद को खुश करना है, जबकि वो खुद ना खुश को रख सकता, ना फैमिली को खुश रख सकता। तो अगर हमारा ऐसा लाइफ स्टाइल है जिसको हमें पता ही नहीं कि मेरा लाइफ का एम क्या है, तो क्या है, वी कैन नेवर बी हैप्पी, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। फिर हमें लगता है कि इतना सारा समय हम काम करते हैं, 8 घंटे काम किया, फिर एक्स्ट्रा काम किया, ओवर टाइम किया, जैसे डॉक्टर्स भी हम देखते हैं, एक क्लिनिक में गए, दूसरे क्लिनिक में गए, फिर तीसरे क्लिनिक में, सारा दिन भागते रहते हैं। मिलना क्या, पैसा। और पैसा इतना कमा के उसको, पैसे को स्पेंड करने के लिए समय ही नहीं है, ना बच्चों के लिए समय है, ना खुद के लिए समय। फिर कहते हैं समय बहुत कम पड़ता है, टाइम बहुत कम है, कोई सोशलाइजिंग के लिए टाइम नहीं है। तो फिर हम टाइम दोष देते हैं कि समय भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में समय नहीं भाग रहा, समय जहाँ था वही है, हम भागे जा रहे हैं।
कहाँ भागे जा रहे हैं हमें पता ही नहीं, कहाँ भागे जा रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता हमें बताते हैं कि वी शुड ऑलवेज रिमेन इन मोड ऑफ गुडनेस, और मोड ऑफ गुडनेस में रह के हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जानना। कि हर एक व्यक्ति को ये जानने की इच्छा होनी चाहिए, उसको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। ये जिज्ञासा जिसके अंदर है तो उसका जीवन सक्सेसफुल है, नहीं तो उसका जीवन फेलियर है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बींग मिला है, जो कुत्ता गधा या जो, वो उनको भगवान ने कभी ये मौका नहीं दिया कि आप मेरे बारे में जानो। कुत्ता कभी नहीं कह गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, उसको भगवान ने ऐसा इंटेलिजेंस दिया ही नहीं। ये सिर्फ ह्यूमन बींग को दिया कि तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करना है कि मुझे अपना टाइम कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो बहुत सारे जन्मों के बाद, कई जन्मों, कई सैकड़ों जन्मों के बाद जब हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, तो वो ही व्यक्ति मेरे को सरेंडर कर सकता है, मेरी भक्ति कर सकता है। इसको मनुष्य का शरीर में कुछ जो गधा है या कुत्ता है या उल्लू है, वो तो भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, तभी वो दुखी थे, उन्होंने अपनी एज सरेंडर कर दी। लेकिन मनुष्यों के लिए भगवान ने जो भी एज दी, वो पूरी की पूरी लगा दें कि भगवान की भक्ति के अंदर, भगवान को समझने के अंदर, साथ में अपना जॉब करते रहे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो बैलेंस क्योंकि हम नहीं बनाते, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। प्रहलाद महाराज भागवतम के अंदर बता गए हैं कि समय की क्या वैल्यू है, समय को हमें कैसा करना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का जो शरीर है सबसे ज्यादा दुर्लभ है, मानुषम जन्म दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। और दूसरी बात, अध्रुवम है, टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। हमारा जो शरीर है, हमारा बॉडी है, वो परमानेंट नहीं है। इस वजह कि मेडिकल साइंस से या प्रोग्रेस करके हम इसको हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको खत्म होना ही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अध्रुवम। लेकिन अध्रुवम भी है, दुर्लभ भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्थदम। अर्थदम का इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट है? अगर हम इसको इसमें लगाते हैं धर्मान भागवतान यह, अगर हम इसको भगवान को समझने में, धर्म को समझने में लगाते हैं। कब से लगाते हैं? कुमार आचरित प्रज्ञो, कुमार अवस्था से, जैसे एडोलिसेंट, यंग एज से। अब हमारे, खासकर हमारे देश के अंदर अगर किसी को बोलो कि आप भगवत गीता पढ़ो या आप मंदिर में जाओ कथा सुनो, तो क्या कहेंगे? अगर 30-40 साल की एज है, कहेंगे इस उम्र में पागल हो गए हो, इस उम्र में तुम क्या अपना काम करो, ये भक्ति तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे, अभी थोड़ी उम्र है भक्ति करने की, भगवत गीता पढ़ने की। देखेंगे जब 60-70 साल के हो जाएंगे। लेकिन 60-70 साल के जब होंगे तब कैटेड होगा, दिखेगा नहीं, आंख कानों से सुनेगा नहीं, और टांगों में घुटने में ऐसे अर्थराइटिस होगी, चला नहीं जाएगा। तो उस टाइम ना तो मंदिर जा सकते हैं, ना कथा सुन सकते हैं, ना ठीक से बैठ सकते हैं, ना प्रॉपर नींद आती। तो उस टाइम हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति शुरू से ये करेगा, कुमार अवस्था से भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो फिर ये जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, उसको, उसकी एक्चुअल जो अर्थदम वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू लगा के उसको यूजफुल कर सकता है। तो अगर वो ऐसा करेगा तो शुरू से वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो इसलिए जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, वो सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बनी है। तो इसलिए मोस्टली लोग अपना सारा समय किसमें लगाते हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्रिय तृप्ति के अंदर। मूवी देख लो, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, सारा कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक, सारा दिन जस्ट जोक पढ़ते रहो, सारा इस तरह की। तो उसमें क्या हो रहा है कि समय वेस्ट कर रहे हैं, माइंड को पल्यूट कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हाउ कैन वी बी सेटिस्फाइड? जो चीज हमें जाननी चाहिए, जिस चीज में समय लगा रहा है, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगा रहे, बाकी जिसमें नहीं लगाना चाहिए उसमें इतना समय वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं, हम बोलते हैं भगवत गीता पढ़ लो, समय नहीं है। हम कहते हैं मंदिर आओ, नहीं समय नहीं है, कहाँ से, सारा दिन बिजी रहते हैं। किस चीज में बिजी रहते हैं उनको पता ही नहीं है। तो क्वाड्रेंट 2 पता ही नहीं है, क्वाड्रेंट 3-4 में 90% समय जा रहा है। फिर हम कहते हैं कि क्वाड्रेंट 2 उसमें हम कैसे प्लान करें, समय ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसको हमने कैसे मैनेज करना है। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग द टाइम। तो इसलिए जो हमारा जो लाइफ मीनिंगफुल है, उसको हमें कैसे यूज करना चाहिए। भागवतम के अंदर एक और बहुत सुंदर वर्ष आता है, वहां पे भी क्या लिखा है? आफ्टर मैनी मैनी बर्थ एंड डेथ one achieves the rare human form of life, which although temporary affords one the opportunity to attain highest perfection. Thus a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life. जो इंटेलिजेंट पर्सन है, समझदार पर्सन है, वो अपना क्वालिटी टाइम किस में लगाएगा? भगवान की भक्ति के अंदर। साथ में उसका काम, जॉब तो चलते रहेगा, हम जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के दौरान भी हम चाहे तो भगवान के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम भगवान को सोचते हुए सारा कार्य करेंगे,
तो हम कभी किसी को चीट नहीं करेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, अपना काम ऑनेस्टली करेंगे, अपना काम परफेक्टली करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन के अंदर इस तरह के भाव ही नहीं है, तो हम जॉब में भी चीटिंग करते हैं, वहां पे भी धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, खुद भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो एनी एनी ऑफ दीज क्वालिटीज। इसलिए जो हमारा जो शरीर है ये टेम्परेरी है, इसने मरना है, इसको खत्म होना है। लेकिन अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अवेलेबल इवन इन द मोस्ट एबोर्नेबल स्पीसीज ऑफ लाइफ, जो गधा है, कुत्ता है, उनके लिए भगवान ने क्या किया, भोग योनि बनाया उनको। उनका काम है खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना। लेकिन मनुष्य को खाना पीना सोना वो सब करना है, लेकिन उसके साथ में ये भी जानना है कि मेरा लाइफ में गोल क्या है, मेरा लाइफ में एम क्या है, मुझे भगवान के बारे में भी जानना है। अगर हम मनुष्य होते हुए भी भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो फिर देन वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। तो जैसे हम देखते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मृत्यु से लगता है ना, कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। लेकिन भगवान भगवद गीता के अंदर बहुत अच्छी तरह से हमें एश्योर करते हैं कि जो भक्ति करता है वो तो मेरे धाम में आता ही है। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ी सी भी कोई भक्ति करता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहते हैं, अर्जुना जैसे भगवान से पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने भक्ति स्टार्ट करी स्टार्टिंग में, लेकिन वो पूरा भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे उसका अल्टीमेटली फिर फेट क्या होगा, तो क्या वो भगवान के धाम या भगवान का जो गोल है मुक्ति प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति? तो इस तरह का सवाल कहते हैं। तो फिर वो ये भी पूछता है कि मान लो कोई भक्ति पे चल तो पड़ा, लेकिन भक्ति उसकी अधूरी छूट जाती है ना, तो उसका क्या होगा? तो भगवान बड़ा क्लियर कट भगवद गीता में बताते हैं कि पार्था न एव नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तथा गच्छति। कहते हैं कि जो भक्त होता है ट्रांसेंडेंटलिस्ट engaged in auspicious activity does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. Who does good, my friend, is never overcome by evil. तो बेसिकली जो अच्छा कार्य करेगा, खासकर जो भक्ति का कार्य करेगा, तो भगवान कैसे है, वो इस संसार में भी उसका कभी विनाश नहीं होगा, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मेरे धाम में आएगा तो वहां भी उसको कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो मतलब अगर कोई अपना कार्य करते हुए साथ में भक्ति के कार्य करता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर भी हमेशा खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो उसने खुश रहना ही रहना है। तो इसलिए लेकिन अगर बाई चांस भक्ति करते करते किसी का फॉल डाउन हो जाता है, मतलब भक्ति प्रॉपर नहीं कर पाता, तो भगवान फिर ये भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस जीवन में भले ही मेरे धाम में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली वो अगला उसका जन्म जो होगा, लिखा है कि शुचिताम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टा भजती। अगर मान लो किसी का भक्ति अधूरी रह जाती है, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जब जीवन होगा तो वो किसी उसका घर होगा, जन्म होगा किसी ऐसी फैमिली के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी राइटियस पीपल, जो भक्त लोग होंगे या बहुत रिच लोग होंगे। तो उससे क्या होगा, उसका जो भी उसकी शुरुआत डे वन से ही भक्तों के अंदर हुई। तो तो क्या फर्क है, एक व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, लेकिन एक भक्ति बढ़िया से कर रहा है लेकिन हम पहुंच गया, दूसरा भक्ति करता है लेकिन पूरी नहीं कर पाता, तो उसमें भी कोई लॉस नहीं है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे बैंक के अंदर हम पैसा जमा कराते हैं, तो मृत्यु के बाद उस पैसे की कोई वैल्यू है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है क्रेडिट। नेक्स्ट बर्थ होगा तो उसके अंदर बैलेंस जीरो। लेकिन जो भक्ति करता है, तो इस जीवन में मान लो उसने जितना भी किया, लेकिन अगर पूरा नहीं भी कर पाया, तो भगवान कहते हैं कि नेक्स्ट जो जन्म होगा तो वो कहाँ से शुरू करेगा, जहाँ से उसने भक्ति को छोड़ा था। तो दैट विल नॉट बी फ्रॉम जीरो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, उसका जन्म जो होगा, अगर अनसक्सेसफुल कोई व्यक्ति है भक्ति के अंदर, ही टेक्स हिज बर्थ इन ए फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम, सर्टेनली सच ए बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। तो ऐसा व्यक्ति, उसका नेक्स्ट जन्म का होगा भगवान के भक्त के घर, जहाँ पे वो डे वन से ही भक्ति शुरू कर सकता है। और फिर वहाँ पे जन्म लेके क्या करेगा, टेकिंग सच ए बर्थ he revives the divine consciousness of his previous life and he again tries to make further progress in order to achieve complete success or samapuri। तो फिर वो पूरा भक्ति करके अगले जीवन में फिर डेफिनेटली भगवान के धाम आ सकता है। और फिर अगर ऐसा व्यक्ति सिंसियर भक्ति करता है, इफ ही डज सिंसियर एंडेवर इन मेकिंग फर्दर प्रोग्रेस, देन क्या होगा, उसका ऑल यू विल बी washing all this contamination and ultimately achieving perfection after many many years of practice, he attains the supreme goal। तो मतलब ऐसा व्यक्ति, तो भक्ति क्या हम कम करें ज्यादा करें, लेकिन उसमें कोई लॉस नहीं है। अगर हम बिल्कुल करते ही नहीं है, तो हम इस जीवन में भी नहीं और फिर किसी भी जीवन के अंदर
भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑफ लाइफ? तो भगवत गीता हमें कहती है कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वी आर ह्यूमन, और ह्यूमन का ड्यूटी क्या है? उसका ड्यूटी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, उसकी ड्यूटी है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि उसको भगवान के बारे में जाना। अगर वो भगवान के बारे में जानेगा तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल कर पाएगा। अगर वो जस्ट खाना पीना, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में लगा हुआ है, देन हिज लाइफ कैन नेवर बी सक्सेसफुल। तो इसलिए इस्कॉन के अंदर में शिला प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया भगवत गीता बेस्ड जो सिस्टम दिया, उसके द्वारा हमें बताया गया कि अगर हमें समय अपनी लाइफ का अच्छा चलाना है तो हमें चार चीजें दी है। वन इज एसोसिएशन, कि हमें किस तरह के लोगों का एसोसिएट करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। मोस्टली जो हमारा समय जाता है गलत लोगों के साथ एसोसिएशन के अंदर। जैसे किसी से मिलने गए, वो कहेगा चलो घूमने चलते हैं, तो घूमने निकल गए, फिर चलो मूवी देख लिया। तो इस तरह से फिर घंटों घंटों गॉसिपिंग करेंगे, जिसका लाइफ में कोई लेना देना है नहीं। जैसे क्वाड्रेंट 3 और 4, तो दैट इज द मैक्सिमम टाइम वेस्टर। इसलिए हमें इस कॉर्नर के अंदर बताया जाता है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो जो भक्त होगा वो क्या बताएगा? वो ये कहेगा कि भगवत गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो, जप करो, मंदिर में जाओ। और जब हम गलत कार्य छोड़ देंगे, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर ऑप्टिमम पढ़ें, टीवी अननेसेसरी ना देखें, मूवी अननेसेसरी छोड़ दें, नावल पढ़ना छोड़ दें, इधर उधर घूमना बंद कर दें, ड्रिंक करना छोड़ दें, गलत लोगों की संगति बंद कर दें, तो इतना समय बचेगा कि आपको लगेगा कि हमारे पास समय ही समय है। ये कब हमें लगता है कि समय नहीं है? जब हम सारे इस तरह की आलतू फालतू एक्टिविटीज करते हैं। तो इसलिए इस कॉन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि हमें अच्छे लोगों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमें कभी कोई समय की किल्लत नहीं आने वाली। और फिर दूसरा बोलते हैं बी, बी इज बुक्स। हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, रेगुलर भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ने से हमारा माइंड प्योरीफाई होता है, हमें जो लाइफ का गोल होना चाहिए वो याद रहता है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, जब गोल नहीं होगा लाइफ में, हम चलते रहेंगे, कहाँ जाना है पता ही नहीं है। लेकिन जब हमारा लाइफ का गोल क्लियर होगा, मुझे ये प्राप्त करना है, हमारा जो जॉब है दैट इज ए सेकेंडरी थिंग। हम कुछ भी जॉब में कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली काम करना है, पैसा मिलना ही मिलना है। तो हमें वाई टू कंसर्न अबाउट द मनी, मनी मनी, जितनी मनी हमें भगवान ने हमारे कोटे में फिक्स किया वो हमें मिलेगी। लेकिन हमें भगवान को याद करते हुए अपने जॉब को प्रॉपर करना है, ज्यादा जॉब में नहीं घुसे रहना, जॉब में उतना घुसना है जितना रिक्वायर्ड है। तो फिर हमें समय मिलेगा भगवत गीता पढ़ने का, भागवत पढ़ने का। तो इसलिए बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बुक्स आर द बेसिस, हमारी लाइफ का बेसिस बुक्स है। अगर कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है तो उसकी लाइफ का बेस नहीं पता उसको। अगर कोई चीज बिना बेस के हो तो क्या होगा? वो कभी भी गिर सकती है। और वही होता है, लोग एकदम बिल्कुल क्रम्बल कर जाते हैं। जैसे क्राइसिस आता है तो एकदम परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड सब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको लाइफ का बेस ही नहीं था। वही बेस बनता है स्क्रिप्चर पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से। इसलिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पहला एसोसिएशन, दूसरा बुक्स विच आर द बेसिस, तीसरा होता है चैंटिंग। तो हमें डेफिनेटली भगवान का नाम डेली लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंदर बोला गया कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, प्लो नास्ते प्लो नास्ते प्लो नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। कलयुग के अंदर भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं जिससे हम गति प्राप्त कर सके। तो इसलिए हमें, जैसे इस्कॉन के अंदर में बोला गया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जपा को हम डेली 16 माला करते हैं। 16 माला करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। तो अगर हम ये 2 घंटे ये निकाल दें और ऑलमोस्ट 1 घंटा भगवत गीता पढ़ें, तो ये 3 घंटे निकालने से आपको 24 घंटे में से ऐसे लगेगा कि आपके पास अभी समय और भी है, और भी है। ऐसा टाइम मैनेजमेंट भगवान करते हैं, क्योंकि कृष्णा स्वयं समय है। लेकिन अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, जपा नहीं करते, फालतू फालतू काम करेंगे, तो हमें 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन इस्कॉन के अंदर हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर जॉब भी सब बढ़िया से हो जाता है, और जपा भी 2 घंटे बढ़िया से हो जाता है, और हम शास्त्रों का अध्ययन भी कर लेते हैं, श्रवण भी कर लेते हैं। समय वही 24 आवर्स है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्वाड्रेंट 3 और 4, टाइम वेस्टर, वो जीरो कर देना चाहिए, मिनिमाइज कर देना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी वेरी वेल प्लान। क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 1, उसको बिल्कुल क्राइसिस में पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ अर्जेंसी लाइफ में अपने पाएंगे वो ठीक है, बट अदरवाइज हमारी वजह से कोई अर्जेंसी नहीं बननी चाहिए। ठीक है? तो सी इज चैंटिंग, एंड देन डी इज डाइट। डाइट मीन प्रसाद। हमें डेली भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, और उसका बहुत सिंपल सा रास्ता है, हम हर चीज को भगवान को भोग लगा के खाएं। कुछ भी घर के अंदर बनाते हैं उसको भगवान को ऑफर करें। तो भगवान के अगर डीटीज हैं, अर्चा भी करें, बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं है तो कोई भी भगवान का फोटो, उसके आगे आगे हम भगवान के आगे प्रसाद रख के ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि भगवान की कृपा ग्रहण करना। तो ये जो चार चीज है, चार प्रिंसिपल, अगर ये चीज करते हैं, एसोसिएशन, असत्संग त्यागा ऐ वैष्णव आचार, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो असत्संग में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम वैष्णव हैं।
जैसा संग वैसा रंग, तो जैसे हमारे संग होगा वैसे ही हमारे पर रंग चढ़ेगा। तो इसलिए कुसंगति बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, और हमें रेगुलर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, रेगुलरली भगवान का नाम लेना चाहिए, और घर के अंदर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ये चार चीजें करते हैं तो आई शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आई गारंटी कि आपको कभी कोई एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से डिप्रेशन, इसकी कभी कोई आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसी कोई बीमारी होती है। सो दैट इज ए फैक्ट। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है, टाइम मिसमैनेजमेंट। तो हमें टाइम को कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, जहाँ करना चाहिए वहाँ करते नहीं है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ लगाते हैं, क्योंकि आवर्स 24 ही रहेंगे, 24 से 25-26 कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए बाई ऑल दिस बेसिक प्रिंसिपल्स। तो विद दिस आई कंक्लूड माई टॉक। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। हरे कृष्णा। तो एनीवन वांट टू शेयर कि टाइम हमारा कैसे वेस्ट होता है, 24 घंटे कैसे कम पड़ते हैं। और सबसे बड़ा कि हमारे जो 24 घंटे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि 24 घंटे में से हम 20 घंटे परेशान है, भी ये टेंशन, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुखी। मतलब वी शुड बी ऑलवेज हैप्पी एंड पीसफुल एंड सेटिस्फाइड विद वट एवर थिंग्स वी आर हैविंग। हरे कृष्णा। अनम्यूट करके कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हाँ प्रभु जी, मैंने ये देखा है कि मैंने एक साधना चार्ट बनाया। क्वेश्चन या तो आई थिंक या तो पूरा समझ आ गया है, प्रभु जी, या कुछ समझ नहीं आया, प्रभु आई जी डोंट सुन नो। रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। तो दैट्स वेरी गुड कि सबको आई होप कि समझ आ गया कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हाउ टू मैनेज आवर टाइम मोर इन स्पिरिचुअल मैटर्स एंड लेस इन द मटेरियल मैटर्स। तो भौतिक चीजों में अपना समय को मिनिमाइज करना। जैसे प्रैक्टिकली मैं अपना बताता हूँ, इनिशियली आई यूज्ड टू रीड एटलीस्ट 2 आवर्स न्यूज़पेपर डेली। अब जब से कोरोना आया तब तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। आई आई डोंट हैव एनी न्यूज़पेपर एट माय हाउस। पहले टीवी देखते थे 2-3 घंटे, टीवी बिल्कुल बंद, टीवी घर में नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है। जस्ट अपडेट करने के लिए हम न्यूज़ आइटम देख सकते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है सारा व्हाट इज हैपनिंग। तो ये सबसे बड़े टाइम वेस्ट। जैसे हम पहले मैच देखना, क्रिकेट मैच देखना और सब कुछ वो सब करते थे, उससे बहुत टाइम बचता है ना। टीवी सीरियल दे आर टोटली यूजलेस वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें, इनमें हम अपने आप को टाइम सेव करके स्पिरिचुअलिटी में लगा सकते हैं। क्वेश्चन इज awakening session for we really waste our time. Yes, definitely. I think somebody is realizing Kushma Mataji is saying. So, how to choose good association? Good association, actually, good association means one who is genuinely spiritually inclined, है ना। तो हमें गुड का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति उसका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सारा दिन क्या बातें करता है, क्या कार्य करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हमें ये नहीं कि उसका बैठ के हमें गप्पे मारनी है। एसोसिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि हमें उससे कुछ डिस्कस करना है, कुछ हमें इंटरेक्ट करना है, उससे कुछ सीखना है। तो हमें क्या सीखना है, हमें स्पिरिचुअलिटी सीखनी है। बाकी भौतिक दृष्टि से हमें सबको सब कुछ आता है, जो जिस प्रोफेशन में है उसको उस प्रोफेशन का सब कुछ पता है। तो उसके लिए हमें किसी से एसोसिएट करने की जरूरत नहीं, जो हम करते भी है। जैसे मान लो किसी को कुछ ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, काम के लिए सीखेगा, तो उसका हमें कोई लेना देना नहीं। दैट एवरीवन इज डूइंग। यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब है कि हमें लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइन कोई है कि नहीं है, वो भी जेन्युइनली। कुछ लोग आजकल बहुत फेक गुरु बहुत हैं और फेक डिसाइपल भी बहुत हैं। तो हमें जो जेन्युइन बोनाफाइड गुरु है और उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनसे एसोसिएट करना चाहिए, जो जेन्युइन भगवत गीता पढ़ते हैं और उसको अपनी लाइफ के अंदर उतारते हैं। तो ऐसे लोगों का तो फॉर्चुनेटली शिला प्रभुपाद ने इतने सारे इस्कॉन टेम्पल हर शहर के अंदर खड़े किए हुए हैं। तो आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल शुद्ध भक्त जिनको बोलते हैं वो मिलेंगे। तो आप उनसे एसोसिएट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनसे कुछ भी भगवत गीता के बारे में पूछना चाहे पूछ सकते हैं। कि अदरवाइज कोई व्यक्ति देखने से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते भी ये व्यक्ति इसे हमें एसोसिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो करता क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके वेदर ही रेगुलरली रीड्स भगवत गीता और नॉट, वेदर ही चैंट्स और नॉट,
है ना, और मंदिर में जाके भगवान की सेवा करता है कि नहीं करता। तो ये जो हमने जो ABCD बताया, तो वो जो व्यक्ति ABCD कर रहा है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डाइट, प्रसादम, तो ऐसे लोगों से हमें एसोसिएट करना चाहिए। ना कि हम मोस्टली क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत रिच व्यक्ति है, बहुत कनेक्शन है, इसके बहुत लिंक है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा CEO है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं लाइफ के अंदर। वो हमारा मेटीरियल एसोसिएशन है जस्ट फॉर हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में हमारे जो भी हमारे सुपीरियर्स हैं, उनके साथ काम से रिलेटेड बात करना, देन जस्ट लीव देम, नो मोर टॉकिंग विद देम। लेकिन उसके अलावा ड्यूटी के बाद हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि हम भक्ति कैसे करें, हम जब कैसे करें, हमें जब करने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हम जैसे हमारे इस्कॉन के तरफ से बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज भी चला रहे हैं। ऑलमोस्ट डेली इवनिंग में कोर्स होता है, आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है। तो वन शुड ज्वाइन दोज रेगुलर कोर्सेज जिसमें एसोसिएशन इज शुड बी रेगुलर। हम ये नहीं मान लो किसी हमने एक बार बात कर ली तो काम हो गया, नहीं, इट हैज टू बी फॉर एवर। जैसे हमने किसी को, अगर हमने किसी गाइडेंस लेनी है भक्ति के बारे में, तो हमेशा उससे लेते रहना है, क्योंकि हमने 6 महीने गाइडेंस ली फिर छोड़ दिया, नहीं अब मेरे को सारा पता है, नहीं, ऐसे नहीं होगा कभी। तो हमें रेगुलर टच में रहना चाहिए भक्तों के संग में। अगर हम नहीं रहते तो फिर माया इसको हम फिर जैसे ही छोड़ेंगे एसोसिएशन, फिर हम दूसरी एसोसिएशन हमेशा तैयार है। बैड एसोसिएशन इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस। तो फिर हम, क्योंकि वी आर सोशल बींग, तो सोशल बींग का मतलब कि हमें कुछ ना कुछ व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात करें। तो अगर हम भक्त नहीं होंगे तो फिर दूसरे लोग बात करेंगे, दूसरे करेंगे तो फिर वैसे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनके टच में रहना चाहिए, उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। मैंने आज ये भगवत गीता पढ़ा, शेयर करो। मैंने आज ये जपा किया, उसके बारे में बताओ, मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो लाइक दैट, तो वन शुड चूज सम गुड फ्रेंड। वो आपको इस्कॉन के अंदर मिल सकते हैं। तो जैसे इस्कॉन चंडीगढ़ के अंदर एटलीस्ट वी कैन टेल भी हमें क्या हमारी क्लासेस होती है, क्या 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 होता है। बाकी जो आउट स्टेशन है, डेफिनेटली वो भी अपने लोकल इस्कॉन टेम्पल में जाके दे कैन टॉक टू देम, देन दे विल टेल यू भी हमें एसोसिएशन कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए। तो अदरवाइज अगर किसी को पर्सनली पूछना है, इवन इन द ग्रुप, अगर आपको खुद नहीं पता लगता मंदिर का, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल, आई कैन टेल यू। जहाँ आप जिस भी शहर में होगे तो आई विल गेट यू कनेक्टेड टू लोकल इस्कॉन टेम्पल आल्सो। क्योंकि इस्कॉन में जितने टेम्पल्स हैं, एवरीवन इज विलिंग टू हेल्प यू आउट। क्योंकि इस्कॉन ऐसे ये संस्था है जिनका एक ही गोल है कि सब लोग भक्ति करें, उसके अलावा कोई गोल नहीं है उनका। ना तो कोई ये है कि मेरे पास कोई डोनेशन दे या मेरे मंदिर में आके कुछ सेवा करे, कुछ नहीं चाहिए हमें। इस्कॉन मंदिर में सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप सब भगवत गीता पढ़ो और आप सब भक्ति करो, जप करो, भगवत गीता पढ़ो। अगर समय है मंदिर में आके आप कुछ भी सेवा करना चाहो तो करो, अदरवाइज आप घर पे बैठ के अपना जप करो, भगवान को भोग लगाओ और डेली जपा करो, भगवत गीता पढ़ो। ये सारा कुछ घर पे बैठ के भी हम कर सकते हैं। समय है तो मंदिर में आके हम और ज्यादा बेटर सीख सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, कि हमें एसोसिएशन कैसे करना चाहिए। कैन वी कनेक्ट पर्सनली विद दिस टेलीफोनिकली? यस, डेफिनेटली। तो इनिशियली जैसे आप जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आप फोन करके बात कर सकते हैं, बट अगेन बिकॉज हम जो लोग होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे चंडीगढ़ में एटलीस्ट आई कैन टेल कि हम यहाँ पे फोन पे सारा बताते भी हैं, समझाते भी हैं, और फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन करा देते हैं। बाकी टेम्पल्स में भी आई होप कि ऐसा होगा। तो वहाँ पे रिसेप्शन सभी जगह होता है। आप इवन गूगल पे जाके इस्कॉन लिखोगे ना, जो भी जिस भी शहर का है उसमें इस्कॉन लिखो तो आपको इस्कॉन का आ जाएगा, एड्रेस आएगा, फोन नंबर आ जाएगा। तो देर यू कैन टेल कि आई वांट टू लर्न समथिंग अबाउट भगवद गीता, समथिंग लाइक दैट। So then you can have association there, physical association. You can go there and meet people there, and then ask personally also. अदरवाइज जब तक कोरोना है, मंदिर अगर मान लो फ्रिक्वेंट कोई नहीं जाना चाहता, तो ऑनलाइन एसोसिएशन है। जैसे आजकल हमने डेली मॉर्निंग 6 से 7 हम मॉर्निंग जपा करते हैं। उसका पर्पस क्या है? एक तो इकट्ठे जपा हो जाता है और साथ में एसोसिएशन हो जाता है। तुम एटलीस्ट फिजिकली नहीं देख पा रहे, मिल पा रहे लोगों को, वर्चुअली एटलीस्ट एसोसिएशन हो जाए भक्तों का। तो कितने सारे ऑलमोस्ट कभी 40 कभी 70 तक भक्त होते हैं मॉर्निंग 6 से 7 जपा के अंदर ऑनलाइन। तो उसके अंदर हम सारे इकट्ठे मिलकर जपा करते हैं। उसमें एटलीस्ट हम रोज भक्तों को देखते हैं और इकट्ठे एक दूसरे को देख के मोटिवेशन होता है कि वो भी जपा कर रहे हैं, मैं भी जपा करूँ। तो दैट इज वर्चुअल एसोसिएशन इज ऑल्सो नॉट बैड, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ कोरोना। आई थिंक अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मैं लिंक आई कैन शेयर, जो भी इंटरेस्टेड हो कॉल मी, और मैं इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा वो जपा का लिंक। तो जो हम मीन्स पे कोई किसी भी ग्रुप में नहीं है तो दे कैन जस्ट गिव मी अ मैसेज और डॉक्टर बाबू, तो किसी को भी हम बता देते हैं, हम आपको जपा के अंदर भी ज्वाइन करा सकते हैं। डेली 6 से 7 जूम में जपा होता है।
क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट वी हैव टू डेवलप गुड क्वालिटीज इन आवरसेल्व्स फर्स्ट सो दैट वी कैन बिकम गुड एसोसिएशन फॉर अदर्स। वैसे आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन खुद के अंदर क्वालिटी अपने आप नहीं आएंगी। हमें लाइफ के अंदर कोई ना कोई आइडियल होना चाहिए, है ना। जैसे जब हमारे सामने डिवोटी होंगे भी, ऐसे लोग ये डिवोटी हैं, जैसे देयर आर मेनी पीपल बहुत पढ़े लिखे, कई आईआईटी है, आईआईटी इंजीनियरिंग करके सब कुछ कर करा के नाउ दे आर फुल टाइम डिवोटी इन द टेंपल। तो हमें उनको देखना चाहिए, देखने से हमें इंस्पिरेशन ज्यादा मिलती है। हम जैसे हमें पता है कि अच्छी क्वालिटीज आनी चाहिए, लेकिन कैसे आएंगी वो हमें दूसरों के साथ देख के, दूसरों का संग करके तो ज्यादा हमारी लाइफ के अंदर चेंज आता है। अदरवाइज नेचुरली हमें ये सोचना कि मैं दूसरों को चेंज करूँ, उससे पहले पहले हमें खुद को चेंज करना है। तो खुद को चेंज करने के लिए भी हमें जो अच्छे भक्त है उनका पहले संग करना चाहिए, उनका संग करके उनसे सीख के तब हम अपने अंदर क्वालिटीज डाल पाएंगे। जब हमारे अंदर क्वालिटीज आएंगी तो नेचुरली देन वी कैन प्रीच अदर्स आल्सो। तो डेफिनेटली वी शुड प्रीच अदर्स, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि पहले हमारे अंदर क्वालिटीज आनी चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी के साथ एसोसिएट करना भी पड़ेगा। But someday I want to have some personal question regarding the friend. So I think this Mitali she is asking, I don't know आप कौन से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो अगर जहाँ भी अटेंड करते हैं तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमारी जो क्लासेस होती हैं, एवरी डे वी हैव सम कोर्स इन द इवनिंग, तो अगर आप उनमें से है तो डेफिनेटली यू शुड आस्क क्वेश्चन अबाउट जपा के बारे में, भक्ति के बारे में। इनफैक्ट हमारा जो क्लासेस होते हैं उसके अंदर हमने सिलेबस इसी तरह बना रखे हैं कि उसके अंदर सब कुछ हम बताते हैं। जैसे हमारा थर्सडे कोर्स चल रहा है, उसके में आजकल हम चैंटिंग के बारे में बता रहे हैं, नाम अपराध क्या होते हैं, उनसे कैसे बचना है। इसी तरह से फ्राइडे में हमारा कुछ और चल रहा है, उसमें वॉल्यूम कोर्स परफेक्शन चल रहा है। बाकी एक और कोर्स में भगवत गीता चल रहा है। तो हमारे डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चल रहे हैं। तो जो जिसका लेवल आप उस कोर्स में ज्वाइन करके, तो यू कैन लर्न एवरीथिंग। हम इवन हम एटिकेट भी बताते हैं, वैष्णव में एटिकेट क्या होते हैं, वो कैसे हम लाइफ में लाएं, तिलक कैसे लगाना है, वो भी हम सब बताते हैं। So everything is told in these classes. So we should connect to some online class. जब तक मंदिर में नहीं आ सकते, then you can learn each and everything. Without भक्तों की एसोसिएशन के, आई थिंक जैसे हमारा ABCD में सबसे पहला यही है, तो हमें किसी ना किसी की गाइडेंस डेफिनेटली चाहिए। मटीरियल लाइफ के अंदर भी हमें जब तक कॉलेज नहीं जाते हम कोई डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी हम जब तक किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई भक्ति की डिग्री भी मिलने वाली नहीं है। हम ठीक है ऑनलाइन देख के कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें फिजिकली किसी से डेफिनेटली भक्त से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो पूछेंगे तो डेफिनेटली अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है कि वी शुड आस्क कि ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है, और इसका मतलब कि मुझे भक्ति कैसे करनी है। तो दैट इज ऑल वी हैव टू लर्न। ठीक है, तो आई थिंक सभी को जो जो जिस शहर में है दे शुड ट्राई टू गो टू देयर लोकल इस्कॉन टेम्पल। और जो चंडीगढ़ के हैं डेफिनेटली देखन का आवर टेम्पल इस्कॉन, जो पंचकुला के पंचकुला में जा सकते हैं, और बाकी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और हमारे जो जूम का मॉर्निंग जब है वो अटेंड कर सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आई थिंक ग्रुप में डालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।